एपिसोड 105। ऊपर वाली खिड़की से झांक के देखा तो सिकंदर और अनवर टहलते हुए किसी मसले पर बात कर रहे थे। अभी तक दहशतगर्दी करने वालों ने दोबारा कॉल नहीं की थी, ये मुझे सिकंदर ने बताया। उसने सारी रात फ़ोन के पास बैठकर जागने के बजाय अपने बेडरूम में सिरहाने की तरफ फ़ोन रख लिया था। वो सोते जागते इंतज़ार करता रहा और सुबह हो गई। अनवर बहुत परेशान था। यार मालूम नहीं रात माँ जी ने कैसे गुजारी। मैंने तो जब से होश संभाला उनको हवेली में देखा, सिवाय ख़ानदानी तकरीबात की वो कहीं जाती थी तो सिर्फ अब्बा जी के साथ। उनकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन एक तो बीमारी कोई नहीं, दूसरे वो मुश्किल हालात में भी पुरसुकून रहना जानती हैं। तो फिक्र ना कर। अनवर बिगड़ गया, कैसी बातें करता है तू, तेरी माँ नहीं है ना। ये बात मुझे गाली की तरह लगी, मगर अनवर की जहनी कैफियत के पेश नज़र में पी गया। एक बात की तरफ से तो इत्मीनान हो गया है ना कि वो सौदा करना चाहते हैं, वो खुद ख्याल रखेंगे माँ जी का। हो सकता है कि वो कहें कि उनसे बात कराई जा सकती है अगर हम रहीम यार खान से बात करा दें, इसमें कोई हर्ज नहीं। अनवर बोला, देख अनवर, तूने भी दुनिया देखी है, ये अगवा बराए तावान है। तावान में वो पैसा नहीं रहीम को मांग रहे हैं। हो सकता है हमारे तजब्जुब या ताखिरी हरबे उनको शक में डाल दें कि हम देर इसलिए कर रहे हैं कि पसे पर्दा दूसरी कार्रवाई जारी है। पुलिस और तमाम खुफिया इदारे उनके पीछे लगे हुए हैं। वो धमकी देंगे कि हमने ऐसा किया तो माँ जी की लाश ही मिलेगी। ये सारे हथकंडे वो ज़रूर आजमाएंगे। वो उदासी से बोले, शायद उससे भी ज़्यादा। कुछ अगवा करने वाले तशद्दुद करके चीखें सुनवाते हैं, पर तू फिक्र मत, आजकल में कुछ अच्छा होगा। अब उम्मीद पैदा हो गई है। क्यों, रात ही रात में क्या हो गया ऐसा? मेरे साथ चल, सब मालूम हो जाएगा। पर जाना कहाँ है? अकबर एक पुरानी हवेली को याशी के लिए इस्तेमाल करता था, वहीं जाना है। वहाँ क्या है? रास्ते में बता दूंगा, तू देख लेगा। सिकंदर अब तक खामोश बैठा था। उसने कहा, जहाँ जाओ अकेले मत जाओ, मुझे कुछ कानून से निमटना है, उससे फुर्सत मिले तो अपने बंदे मलबा उठाने पर लगाऊं, मशीनरी आ जाएगी। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले रूबी ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के चिल्लाना शुरू कर दिया, फ़ोन। हम सब एक साथ लपके, मगर हमारे पहुंचने तक घंटी बंद हो गई थी। रूबी ने वहीं हमारे सामने नाश्ता लगवा दिया। हम ज़रूरत समझ के खाते रहे और घंटी के इंतज़ार में टेंशन में बैठे रहे। ये आसाबी कशीदगी का असर था कि फ़ोन बजा तो हम सब चौंक पड़े। फिर अनवर के इशारे पर सिकंदर ने रिसीवर उठा लिया। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम जानते हो, स्पीकर में से आवाज़ आई। अच्छा बोलो, मैं सिकंदर हूँ। तुम क्यों आ जाते हो बीच में हर जगह अपनी ठेकेदारी करने? अच्छा लो, अनवर से बात करो। वो नामालूम का नतफ़ा मलिक सलीम, वो कहाँ है? आइंदा बात उसी से होगी। रिसीवर मैंने ले लिया, मैं मलिक सलीम हूँ। देख लो उमड़ी की औलाद, तू है बहुत चालाक और अय्यार, सबको काबू में कर रखा है, पर इस मामले में होशियारी दिखाई ना बेटा तो बुढ़िया के टुकड़े ही मिलेंगे तुझे। अभी तक तो वो आराम से है, उसे आराम से ही रखो। माएँ तो सबकी सांझी होती हैं, तुम्हारी भी होगी। डायलॉग मत मार, हम जज्बाती नहीं हो सकते। ये बताओ उस्ताद रहीम को कहाँ ला रहे हो? जहाँ तुम कहो, और फिक्र ना करो, हम किसी से मदद नहीं ले रहे, ना पुलिस से ना फौज से। फ़ोन गैर मुतवक्को तौर पर बंद हो गया। वो बिल्कुल रिवायती तरीके पर डील कर रहे थे। अगली बार वो आवाज़ सुनेंगे और सुनवाएंगे, फिर हो सकता है एक बूढ़ी औरत की आवाज़ारी सुनवाए, हमारे आसाब तोड़ने के लिए। हस्बे तवक्को फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र आने वाला नंबर बदल गया था। वो जगह बदल बदल कर फ़ोन करे थे। अगर हम मालूम करते तो पता चलता कि नंबर किसी पीसीओ का है। वो जानते हैं कि तुझे सबका एतमाद हासिल है। अनवर कुछ देर बाद बोला, मैं कोशिश करूँगा कि इस एतमाद पर पूरा उतरूँ। मैंने उठते हुए कहा, अगली कॉल फ़ौरन नहीं आएगी, हमारे पास कुछ वक्त है। हम यूं घर से निकले जैसे ऐवान सदर से सदर की सवारी निकलती है। ये सिकंदर की एहतियात पसंदी का तकाजा था। मैंने सबको गेट से बाहर ही रोक दिया। एक 4 व्हील ड्राइव के 4 गार्ड्स हमारी गाड़ी के आगे चलते रहे। मैं इसके हक में नहीं था, लेकिन सिकंदर के इसरार पर मैंने उन्हें इजाज़त दे दी। रास्ता वही था जिस पर मैं 12 सफ़र कर चुका था। वो कोठी दोनों भाइयों की जागीर के दरमियान कहीं वाक़ थी। अनवर ने आधे रास्ते में कहा, रमज़ान का और गाँव वालों का हाल तो पूछना चाहिए। इस कश्त-ओ-खून के कानूनी मामला सिकंदर शाह सुलझा रहा है, हमारे पास वक्त कम है। मैंने जवाब दिया, वो पुरानी हवेली जिसमें कभी अकबर बादशाह की तरह शबाब व शराब की महफिलें सजाता था, आज वीरान और नमूना इबरत बनी पड़ी थी। उसको मेरा कैद खाना भी बनाया गया था। अनवर अपने छोटे भाई के शब रोज़ का सारा अहवाल जानता था और ये जगह उसके लिए नई नहीं थी। यहाँ क्या है? अनवर ने पूछा। जिस चीज़ की मुझे तलाश है, अगर वो मिल गई तो शाम तक सब मालूम हो जाएगा। अनवर की कुछ समझ ना आया। वो मुझे मुख्तलिफ कमरों में जाके अलमारियाँ खंगालते देखता रहा।
मुझे डर यह था कि कहीं शाहिना ने वो सब दवाइयाँ बाद में यहाँ से हटा ना दी हो या उन्हें कोई और ना ले गया हो। वो खतरनाक दवाएं थी, उन्हें आम दवा समझ के इस्तेमाल करने वाले के साथ कुछ भी हो सकता था। अलमारियों में अब भी फहश तस्वीर वाले रिसाले पड़े थे। आधे घंटे तक सब कुछ निकाल कर देख लेने के बाद भी मुझे मायूसी के सिवा कुछ हाथ ना आया। मैंने किचन भी देख लिया, मिर्च मसालों के डब्बों में भी झांक लिया। फिर मुझे बाथरूम का ख्याल आया। कुछ लोग दवाओं को ठंडी जगह रखने के लिए फ्रिज ना हो तो बाथरूम का इस्तेमाल भी करते थे। मेरी तलाश बराबर साबित हुई। मुझे पुराने शैम्पू और कॉस्मेटिक्स के साथ एक कैबिनेट में तकरीबन एक 8 इंच लंबा 4 इंच चौड़ा और गहरा वैक्सीनेशन का बैग मिला, जो देखने में शेविंग किट लगता था। मैंने जिप खोली तो अंदर ना रेजर था और ना शेविंग क्रीम। उसके अंदर कुछ इंजेक्शन थे और कुछ गोलियां थी मुख्तलिफ रंग की। मुझे इतनी ही खुशी हुई जितनी खजाना तलाश करने वालों को अशरफियों से भरी तिजोरी मिल जाने से होती है। मैं दूसरे कमरे में आया जहां अनवर तस्वीरों से दिल बहला रहा था। क्या हुआ, मिला? हाँ, मैंने पा लिया। मैंने उसे वो बैग दिखाया। वापसी के सफ़र में मैं अनवर को उन दवाओं के बारे में बताने लगा। अभी सिर्फ इतना मालूम है कि ये दवाएं इंसान की सोच को कंट्रोल करती हैं, उसकी शख्सियत बदल देती हैं और उसकी जहनी मज़ाहमत सिफर हो जाती है। वो हिप्नोटाइज किए जाने वाले शख्स की तरह वही करता है जिसका हुक्म मिले, लेकिन हिप्नोटिज्म का असर वक्ती होता है, इन दवाओं का असर रहता है। मुझे नहीं मालूम कितना अरसा। ये सब शाहिना ने बताया होगा, पर कौन सी दवा किस मकसद के लिए और कितनी इस्तेमाल होती है? यार अनवर, ये तो कोई दिमाग का डॉक्टर बता सकता है। वो पागल खाने में भी हो सकता है और सिविल या मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारों में खुसूसी ट्रेनिंग रखने वाला, जिसको CIA या KGB ने ट्रेनिंग दी हो। पागल खाने से तो पूछा जा सकता है, मगर वहाँ ना हुआ तो ये ना हो पुलिस या मिलिट्री हमें पकड़ ले। ये सख्त ममनुआ दवाएं हैं। कोशिश करके देखते हैं, खुदा करे ये इंजेक्शन वही हो, ट्रुथ सीरम, सच बुलवाने की दवा वाले। पर तुझे सूझी कैसे? यार बड़े वक्त पे सूझी, मगर सूझने से क्या होता है जब तक रूबी मुझे ना बताती कि दवाएं यहाँ से मिल सकती हैं। फ़र्ज़ करो कि ये वही जादू असर दवाएं हैं। एक सबसे अहम सवाल यह है कि इन्हें इस्तेमाल कौन कराएगा? मैं और कौन? मैंने बड़े एतमाद से कहा, चाहे बंदा मर जाए। चौधरी साहब, मुझे को मेडिकल साइंस की डिग्री नहीं लेनी, किसी डॉक्टर से इन 2-4 दवाओं के बारे में मालूमात हासिल करनी है। उससे पहले ये देखना है कि दवाएं कारआमद हैं या उनकी मियाद ख़त्म हो गई है। एक छोटा सा मसला दरपेश ये है कि वो डॉक्टर कौन होगा और कहाँ होगा, पर ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। अभी आज का पूरा दिन पड़ा है, मुल्तान में ना मिला तो हम लाहौर जा सकते हैं। ऐसा ना हो कि वो हमें पकड़वा दे। अब ऐसे भी लावारिस और गए गुजरे नहीं हैं हम। इंसाफ और कानून को खरीद सकते हैं तो क्या एक डॉक्टर को नहीं खरीद सकते? दुनिया के बाजार में सब बराए फरोख्त है। तू बहुत पुरुम्मीद है, चल देखते हैं। पर मुझे माँ जी की तरफ से बहुत डर है सलीम। उन्हीं को बचाने के लिए सारे जतन कर रहे हैं, फिक्र मत कर। जितनी हिफाजत हम राना की कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा वो माँ जी की कर रहे होंगे। उनका मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। फिर आगे पुल पर से गुजरते हुए मुझे वो बच्चा नजर आ गया जो मुझे कब्रिस्तान तक ले गया था, जहाँ रमज़ान एक खुली कब्र में मरा पड़ा था। मैंने अनवर से गाड़ी रोकने का कहा। बच्चा नहर पर मछली पकड़ने वाली डोर को एक बांस के साथ पानी में लटकाए बैठा था। मुझे देखकर वो घबरा गया। मैं उसके पास बैठ गया। वो 10-12 बरस की उम्र का खूबसूरत और भोला भाला बच्चा था। डरो नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? बादशाह। बादशाह, कभी को मछली पकड़ी? उसने इकरार में सर हिलाया। कल भी 2 पकड़ी थी, एक बहुत छोटी, एक बड़ी। मैंने जेब से 10 का नोट निकाला। ये तुम्हें मिल सकते हैं अगर तुम्हें एक बात बता दूं। वो मेरी तरफ देखता रहा। क्रिकेट खेलने का बैट 20 रुपए का मिलता है। मैंने रकम दुगनी कर दी। ले लेना आज। उसने नोट पकड़ लिए, बल्कि मेरे हाथ से छीन लिए। बॉल मुझे कल मिल गई थी। उन्होंने दिलाई होगी, जिन्होंने कहा होगा मुझे कब्रिस्तान ले जाओ, रमज़ान के पास। ये तो किसी ने नहीं कहा था, तुमने पूछा तो मैंने बता दिया। मुझे मायूसी हुई। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि रमज़ान कब्र में लेटा हुआ है? वो तो मैं छुपन छुपाई खेल रहा था, पहले भी उस कब्र में छुप जाता था। उस दिन रमज़ान पर कूद गया तो भागा। अब्बा को पता चला तो उसने कहा खबरदार जो फिर उधर गया। वो दोनों चरसी हैं, कब्रिस्तान में पड़े रहते हैं। दोनों कौन? उसका भांजा और वो? मैं चौंका। वो तो मर गया कब का। अब्बा ने गोली की बात की थी। गोली कौन? गुलाबदीन, सब गोली कहते उसे। मुझे और कुछ नहीं मालूम। वो बांस उठा के चल पड़ा। मुझे 20 रुपए ज़ाया होने का गम नहीं था। रमज़ान का भांजा ना सही, गुलाबदीन का लिंक मिल गया था। उससे बाद में पूछा जा सकता था कि ये क्या शौक है उनका। वो ज़रूर जानता होगा रमज़ान के बारे में। मैं वापस गाड़ी में आन बैठा। मुरादाबादी की तरफ से गुजरते हुए
अनवर ने गाड़ी का रुख हवेली की तरफ मोड़ लिया। अब भी वहां धुएं से काली ईंटों के ढेर, जले हुए शहतीरों और आसार इबरत के सिवा कुछ ना था। आरजी खैमा लगा अनवर के नमकखार गार्ड के साथ एक चारपाई पर एक पुलिस वाला महवे ख्वाब था। उसने आराम के लिए पतलून की बेल्ट ही नहीं, ऊपर के बटन भी ढीले कर लिए थे। हड़बड़ा के उठने से पतलून उसके जूतों पर गिर गई। अनवर ने गार्ड से पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? 3 जल गए थे जनाब आदि, 1 जख्मी है। दिन में मेरी ड्यूटी होती है, रात को मेरा भाई आ जाता है। मैंने भी नजर रखी हुई है जनाब। पुलिस वाले ने बेल्ट बांधते हुए कहा, किस किस पर? तुम्हारा भी यहाँ क्या काम है? वो जी हुक्म है ना, तफ्तीश चल रही है अभी, कोई मुतल्लिका फरीक इधर ना आए। मेरे नज़दीक तुम खुद गैर मुतल्लिका फरीक हो, अनवर ने कहा और गार्ड को कुछ और लोगों को बुलाने की हिदायत की जो हर तरफ से निगरानी करे, और कोई मशकूक आदमी नजर आया आसपास तो उसे पकड़ ले। ये कुछ भी नहीं था, महज रस्मी कार्रवाई थी। सिकंदर ने कहा था जब वक्त मिलेगा तो वो उस मलबे को साफ करा देगा, फिर कभी उसकी जगह कोई और इमारत ले लेगी। ये गांव था, चुनाचे अभी तक इमारत की लाश को नोचने वाले गिद्ध नहीं आए थे। शहर होता तो रातों रात मलबे से हवेली का कीमती असबाब खोद कर निकालने वाले आ जाते। वो सब जो जेर इस्तेमाल था अंदर ही दफन था। लोग जली हुई खिड़कियां दरवाजे ना छोड़ते और फिर भी कोई नोटिस ना लेता तो ईंटें तक ले जाते, मगर यहाँ इसका इम्कान ना था। यह इत्तेफाक था कि सिकंदर शाह में घर पर ही मिल गया। वो कोई मामला निपटा के आया था और फिर ऐसे ही किसी काम से जा रहा था कि रुक गया। मैंने उससे पूछा, कल आपने किसी ज़हीन और नौजवान पुलिस अफसर का जिक्र किया था? आफरीदी, मुल्तान में एसपी है, ज़हीन और भरोसे का आदमी है। क्यों, क्या काम है उससे? मैंने उसे काम की नौयत कम से कम अल्फाज में बताई। अगर वो कुछ मदद कर सके तो मिल के देख लो, कायल हो गया तो जो कर सकता करेगा। वो मेरे एक दोस्त के बेटे का दोस्त है। और दोस्त का बेटा कौन है, क्या करता है? ये पूछो क्या नहीं करता, मिलोगे तो अंदाज़ा होगा। माँ बाप ने लाड में नाम रख दिया था चानंदीन, चंद माही मशहूर है। उसके हवाले से जाओगे या उसे साथ लेकर जाओगे तो फ़ायदा होगा। हालांकि बंदा अफरीदी भी खरा है, सिफारिश काम नहीं करती मगर तारुफ हो जाएगा। और ये चंद माही कहाँ दस्तयाब होगा? उसने कागज़ के पुर्जे पर पता लिख दिया। ये बाप की कोठी है, एक के ऊपर खुद रहता है, इसी अहाते में दूसरी किसी वकील की है। दोनों से इतना किराया मिल जाता है कि खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी सब कुछ करता रहता है। बेकार काम, सहाफ़त, सोशल वर्क, पंगेबाजी। ये नमूना काबिल दीद ज़रूर था। 1 घंटे बाद हम गुलगश्त में उसके दरवाजे पर खड़े थे। यहाँ जदीद कोठियाँ सब बड़ी थीं, 2 कनाल, 4 कनाल और उससे भी ज़्यादा रकबे वाली। गेट बंद था और बाहर की तख्ती पर पीतल के चमकते हरूफ में चंद माही के वालिद माजिद का नाम लिखा था, आफ्ताब गिलानी। कॉल बेल बजाते ही एक 7 फुट कद का, पगड़ी और शमले के साथ 8.25 फुट खास मियावाली का चौकीदार निकल आया। वो इतना दुबला था कि 7 फुट की लंबाई के मुकाबले में उसकी चौड़ाई 7 इंच लगती थी। मलेशिया की शलवार कमीज के ऊपर उसकी काली कजरारी आंखों के नीचे चेहरे जितनी कड़क नोकदार मूछें अजब बाहर दिखा रही थी। जी हुक्म करो। जब वो बोला तो उसकी आवाज़ माज़ायका खेज हद तक लरसती हुई थी, यानी मोटी पतली होती रहती थी। हम चंद माही से मिलने आए हैं। जनाब चंद माही? उसने यूँ दोहराया जैसे नाम ही पहली बार सुना हो, फिर गौर करके बोला, इस वक्त कब्रिस्तान में मिल सकते हैं? वो खुद फौत नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को फौत करने, मेरा मतलब दफन कराने गए हैं। यहाँ तो हर कदम पर कब्रिस्तान है, पता बताओ। अनवर बोला, पता तो हमको भी नहीं मालूम, मगर जनाब चंद माही साहब वहाँ से खाना खाने तशरीफ लाएंगे, नूर खान नूर के होटल में, जहाँ दाल फ्राई मिलती है। बिलाखिर हम दाल फ्राई के शौरा आफाक ठिकाने का पता मालूम करने में कामयाब रहे, और जब वहाँ पहुँचे तो इसके सिवा चारा ना था कि खुद भी दाल फ्राई खा के चंद माही के आने का इंतज़ार करें। होटल मालिक ने अपनी पब्लिसिटी के लिए साइन बोर्ड पर खुद अपनी तस्वीर बनवाई थी या बनाई थी, क्योंकि उस तस्वीर में बाल दलीप कुमार जैसे माथे पर आए हुए थे, मगर साहिब तस्वीर का सर काउंटर पर लटके बल्ब के नीचे दूसरे बल्ब की तरह रोशन था। हमें ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। चंद माही की आमद हुई तो जैसे बिगल बच गया। काउंटर से पहली सदा बुलंद हुई, ओ खैर होवे चंद माही जनाब, आज सवारी कितने निकल गई थी। जिस शख्स को चंद माही कहकर मुखातिब किया गया वो लंबे लंबे बालों वाला दराज कद, गोरा और खूबसूरत नौजवान था, जिसकी मुस्कुराहट रोशन थी। उसने जीन्स के साथ खाकी रंग का लंबा सा कुर्ता पहन रखा था। अभी वो नूर खान से कुछ कह ही रहा था कि मैं उसके पास जा पहुंचा। मैं बहुत दूर से मिलने आया था और बहुत देर से बैठा हूँ यहाँ। मुझे सिकंदर शाह ने भेजा है, वो आपके वालिद आफ्ताब गिलानी के दोस्त थे। किसी हवाले के बगैर भी आप आ सकते थे। वो हमारे साथ आन बैठा, उसका लंच वहीं सर्व किया गया। तारुफ अभी मुख्तसर और महदूद रहा। मैंने बराह रास्त कहा, एक काम में आपकी मदद दरकार थी।
काम है एसपी आफरीदी से। वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। सिफारिश तो वो बाप की भी ना माने। तुम सिफारिश नहीं, तारुफ करा दो। तुम्हारी शोहरत एक सोशल वर्कर की भी है ना। शोहरत बदनाम करना होंगे तो क्या नाम ना होगा। इसको बहुत से लोग कहते हैं पंगा लेना। मैंने कहा यह इंसानी मसला है। अनवर बोला कुछ लोग मेरी माँ को अगवा करके ले गए हैं, मेरी खानदानी हवेली को बम से उड़ा के, और अब तावान मांग रहे हैं। बेशक ये पुलिस केस है, मैं मानता हूँ। उसी इलाके का है तो आफरीदी को पता होगा। वो जैसे कायल हो गया। आधे घंटे बाद हम एसपी आफरीदी के ऑफिस में थे। हालात की मदद शामिल हाल लगती थी कि उसने हमें बराह रास्त ऑफिस तक पहुंचा दिया। मैं ज़हनी तौर पर पूरी तैयारी कर चुका था कि मुझे अपना केस कैसे पेश करना है। आफरीदी ने मुरादाबादी के चौधरियों की हवेली के बम से उड़ाए जाने की खबर सुनी थी। इससे पहले वहाँ को दरगाह तबाह हुई थी। वो अपने इलाके से बाखबर था। वो तो जी डाकुओं का काम था, और वहाँ के मुर्शिद अनवर के ताया थे। वारदात में उनकी बीवी और बेटी भी हलाक हुई थी। मैंने सुना था कि ये काम डाकू कामर रुस्तम ने किया था। कुछ उसके हरीफ का नाम ले रहे थे। खराबी इसके बाद ये हुई कि वो मुरीद जो दरगाह पर 10 किस्म के गैर कानूनी और गैर अखलाकी धंधे करते थे, वो दरगाह को नए सिरे से खड़ा करना चाहते थे। इसकी इजाज़त ना अनवर ने दी और ना खानदान की वारिस बाकी रह जाने वाली एक लड़की ने। तो वो दुश्मन हो गए होंगे इनके। जी जनाब, यही बात है। उन्होंने अनवर की हवेली को बम से उड़ाया और उसकी बूढ़ी माँ को साथ ले गए। अब पुलिस तो चलती है ज़ाब्ते के मुताबिक, और अभी तक नतीजा है सिफर। पर एक बंदा हमारे हाथ लग गया है जो उनका सरगना था। उसे यहाँ ले आओ, यहाँ हम मंगवा लेते हैं। हमसे उसकी रिहाई का सौदा किया जा रहा है। उसे छोड़ दो तो अनवर की माँ वापस आ जाएगी। लेकिन तफ्तीश में उसने कुछ नहीं उगला। हालांकि आपके महकमे के भी 2 पुराने तफ्तीश करने वाले थे वहाँ पे। मैंने उन दोनों का नाम बताया। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला आप मुझसे क्या तवक्को रखते हैं? तशद्दुद के बजाय उसे ट्रुथ सीरम दिया जाए तो वो सच बोलने पर मजबूर हो जाएगा। एसपी तंबाखुद रह गया। आपने ये नाम सुन लिया कहीं से? पुलिस अभी इतने मॉडर्न और साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं ये जानना चाहता था कि ये तरीके कौन इस्तेमाल कर सकता है। इंजेक्शन और दवाइयाँ मेरे पास हैं, मगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ। वो मुझे बेयकीनी से घूरने लगा। मगर ये ममनुआ दवाएं हैं। सरकार, आप किसको इम्प्रेस कर रहे हैं आखिर अपने इस विलायती कानून से? चंद माही बोला ये पाकिस्तान का कानून है। चंद माही ने उसकी बात काट दी। वही ना जो गोरे बना के गए थे, जो पहले यूज़ होता था तो काले हाकिम उसे मिस यूज़ कर रहे हैं। चंद माही, यहाँ इस वर्दी में और इस ऑफिस में बैठ के मैं ये तो नहीं कह सकता कि कानून कोई नहीं, जो जी चाहे करे। एसपी साहब, सारा मसला वक्त का है। हमारे पास वक्त नहीं है, वरना यहाँ ना सही लाहौर कराची कहीं तो हमारे मतलब का आदमी मिल ही जाएगा ना। अनवर बोला। मैंने कहा आपका कहना बचा है कि ऐसी दवाइयाँ ममनुआ हैं, लेकिन एक तो लाने वाला कोई और जो ज़िंदगी भर इस्तेमाल कराते रहे, उनसे किसी से नहीं पूछा। ये भी नहीं पता कि उन्होंने कितने बंदे मार दिए। हर दवा बनाई जाती है किसी मर्ज से शिफा के लिए, मगर इस्तेमाल होती दूसरों की जान से खेलकर अपनी तिजोरी भरने के लिए। उस दरगाह पर भी होती रही और ख़ुद कानून इस्लाह कानूनियत में शरीक रहा। एसपी ने खफकी से कहा बताना मेरा फ़र्ज़ था। क्या पुलिस और क्या दूसरे महकमे, मुझे सबकी लाकानूनियत का इल्म है, मगर मैं उसे जायज़ नहीं कह सकता। वैसे जहर अगर तरियाक के तौर पर इस्तेमाल हो तो इजाज़त होती है, चंद माही ने कहा। मैंने कहा यह तो ऐसा ही है जैसे किसी कातिल के खंजर से किसी मरीज़ को सेब काट के दिया जाए। ओके, मुझे पता था बहस होगी तो मैं हार जाऊंगा। लाहौर के एक मेंटल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था जो रिटायर होने के बाद यहीं है मुल्तान में। चंद माही के कान खड़े हुए। डॉक्टर मेंटल, जिसका असल नाम डॉक्टर अशफाक है? अरे वो खुद मेंटल नहीं है, पागल खाने में रहने की वजह से उसका नाम ये पड़ गया है। उसको कुछ मालूम है। पागल खाने में उसने कुछ मरीजों पर तजुर्बे किए थे। वो गया था गालिबन FRCS करने, वहाँ किसी रिसर्च में शरीक रहा और एक जर्मन डॉक्टर से उसकी दोस्ती हो गई। दोनों की दिलचस्पी का एक ही मौजू था, दिमाग की सोच बदलना, जिससे दिमाग का इलाज मुमकिन हो। कोई किताब लिख रहा है वो, या लिख रहा था ब्रेन वॉशिंग पर? चंद माही ने सर हिलाया। आप जानते हैं तो हम उनसे मिल लेते हैं। लेकिन आफरीदी साहब, उस रिटायर्ड दिमाग के डॉक्टर और आपके दरमियान शनासाई का सबब क्या है? लंबी कहानी है। पहले हम जहाँ रहते थे लाहौर में, वहाँ एक खातून मेरी खाला बनी हुई थी। डॉक्टर उन्हीं का शौहर है। जब भी अम्मी से मिलती हैं तो उन्हीं के किस्से कहती हैं। पागलों में रहते रहते खुद पागल हो गए। रिटायर होने के बाद भी पागलों से जान नहीं छूटी। अपना नफ्सियाती क्लिनिक चलाते हैं। आफरीदी ने बताया। आधे घंटे में हम डॉक्टर मेंटल के घर में थे। घर की हालत कोई बहुत ज़्यादा अच्छी ना थी। ड्राइंग रूम का फर्नीचर भी पुराना था।
पुराने वक्तों के एक स्पेशलिस्ट की ऐसी माली हालत गैर मुतवक्को थी। आजकल के स्पेशलिस्ट तो दौलतमंद मरीजों और महंगी दवाएं बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों की मदद से लाखों में खेल रहे हैं। घर में कोई नौकर भी नहीं था। उनकी 30-40 साल साथ चली हुई शरीक हयात ने दरवाज़ा खोल के हमें बिठा दिया। जैसे पागल खाने में डॉक्टर और अमला सब पागल नजर आते हैं, वो मुझे भी कुछ ऐसी लगी। डॉक्टर को देखकर मैं हैरान रह गया। वो अपनी उम्र से बहुत कम, चेहरे मोरे और होलिये से भी बूढ़ा नहीं लगता था। उसके बाल बहुत घने और सफ़ेद थे और बड़े सलीके से पीछे बने हुए थे। उसने सुर्ख शर्ट के साथ ग्रे पतलून पहन रखी थी। वो हाथ में लाकर बैठ गया। आप इस मरीज को दिखाने आए हैं? उसने चंदमाही की तरफ देखा। वो मुस्कुरा दिया। ये आपकी शोहरत सुनकर आए हैं। आप ब्रेन फंक्शन कंट्रोल पर कोई तहकीक कर रहे हैं? मैंने कहा, आप ह्यूमन बिहेवियर को मुतासर करने वाली दवाओं पर किसी जर्मन साइंटिस्ट की मदद से मिलकर रिसर्च कर रहे थे ना? वो नामुमकिन है यहाँ। वो मुझे जर्मनी बुला रहा है वापस। अभी मैं किसी से कुछ शेयर नहीं करना चाहता। तुरुप के पत्ते की तरह मैंने जेब से दवाएं निकाली और डॉक्टर के सामने रख दी। उसने पैकेट उठा के एक एक दवा निकाली और उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में दिलचस्पी की चमक पैदा हो गई थी। ये कौन इस्तेमाल करता है या कराता रहा है? कोई भी नहीं, और इस्तेमाल भी किसी को नहीं आता। फिर ये तुम्हारे पास कैसे? वो हम सबको देखता रहा और उनकी अलग अलग सफ़ात बताता रहा। आप तो इनका इस्तेमाल जानते हैं? हाँ, मेरी तो फील्ड है। फिर ये आम इस्तेमाल की चीज़ नहीं। मैंने कहा, मैं डायरेक्ट और मुख्तसर बात करूंगा। ये मेरा दोस्त अनवर है। इसकी उम्र रसीदा माँ को अगवा कर लिया गया है। अगवा करने वालों का एक बंदा हमारे हाथ लगा है, पर वो कुछ बताता नहीं। पुलिस की तरबियत याफ्ता तफ्तीशकारों ने बड़ी मेहनत की। उसे सब मालूम है, मगर ज़्यादा 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया तो वो मर जाएगा। फिर हमारे पास कोई क्लू नहीं रहेगा। उसने एक इंजेक्शन उठा लिया। तुम उससे सच उगलवाना चाहते हो इसकी मदद से? जाहिर है पुलिस पर भरोसा नहीं हमें। काम जल्दी करना है। ये अच्छा तजुर्बा होगा। उसने जैसे खुद से कहा, जब वो सच कहेगा उसके नताइज मेरे लिए अहम है। लेकिन वो खुद कहाँ है? अगर तुम उसे ले आते। ये तकलीफ आप ही करेंगे। इसकी फीस हम आपको मुंह मांगी दे सकते हैं। मुंह मांगी? बात यह कि सारी उम्र मुझे सिर्फ तनख्वाह मिली। बाकी डॉक्टर रिटायर होते हैं तो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ नफ्सियाती इलाज कराने आता कौन है? लोग माँ बाप को जान छुड़ाने के लिए आखिरी उम्र में किसी पागल खाने के हवाले ज़रूर कराते हैं। तुम मेरे घर की हालत देख रहे हो। और भी स्पेशलिस्ट देखे होंगे तुमने जो बाहर से डिग्रियां लेकर आए हैं। अनवर ने मेरी तरफ देखकर कहा, हम जो भी कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। तुम पढ़े लिखे लोग हो, अच्छी तरह जानते हो कि गैर कानूनी काम सब करते हैं मगर उसकी कीमत लेते हैं। मैं ये ना करता, मगर मजबूरी ये है कि मुझे कम से कम एक बार जर्मनी जाना है। तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो ना? जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी तरह। मैं सिर्फ रिसर्च के लिए जाना चाहता हूँ। ये नहीं कि मुझे जर्मनी पसंद है और पाकिस्तान नापसंद। ये तालीम का सिलसिला सारी उम्र ख़त्म नहीं होता। और अगर मैंने कोई मुफीद काम किया, यहाँ तो सहूलत भी नहीं, तो वो किसके काम आए? सिर्फ मेरे कोलीग मेरा मजाक उड़ाते थे कि मैं नोबेल प्राइज़ दूँ। क्या ये बुरी बात है? और नोबेल प्राइज़ से क्या सिर्फ मुझे फ़ायदा होगा? मेरे मुल्क का नाम रोशन नहीं होगा क्या? उसके बाद तहक़ीक़ के नताइज से सारी इंसानियत को फ़ायदा होगा जो जहनी अमराज में मुब्तला हैं। शायद वो जीनियस था, और जीनियस सब पागल होते हैं। यहाँ लोग मजाक उड़ाते होंगे कि पागल खाने में रहकर वो पागल हो गया, जैसे पागलपन कोई छूत का मर्ज़ है। तुम सोच में पड़ गए। ज़्यादा मांग लिया मैंने? मैं चौंका। नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप अभी चल सकते हैं। उसका चेहरा खुशी के मारे खिल उठा। गोया तुम बंदोबस्त कर दोगे मेरे जर्मनी जाने का।